हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आज की वीडियो में हम लोग आपके केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अमीन्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अमीन्स चैप्टर से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में 23 और 24 में कौन कौन से क्वेश्चन आए गए हैं। तो टोटल मिला के हम लोग 44 MCQs करेंगे इस वीडियो में। किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पहले से सब पता हो तो उसको प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा। आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटीज ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इन एक्वस मीडियम। कह रहा है कि एक्वस मीडियम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये जो एमाइंस दिया गया है इनकी बेसिसिटीज़ क्या होगी उसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। यानी कि पूछ रहा है कि एक्वस मीडियम में इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका बेसिसिटी को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। सीधा सीधा पूछ रहा है कि कौन ज़्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है ना। तो देखो बेसिसिटी के रिलेटेड कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, कौन सा एमाइंस कितना बेसिक होता है उसके बारे में देखो। जब भी एमाइन की बेसिसिटी देखा जाएगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा मीडियम दिया है। एक होता है एक्वस मीडियम, एक होता है गैसियस मीडियम। पहले हम लोग गैसियस के मीडियम के बारे में बात करेंगे ना, गैसियस मीडियम के बारे में बात करेंगे। गैसियस मीडियम दिया होगा तो क्या करोगे, गैसियस मीडियम में आपका 3 डिग्री एमाइंस सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर 2 डिग्री एमाइंस होता है, फिर क्या होता है 1 डिग्री एमाइन। ये किस फॉर्म में है आपका, जब आपका मीडियम कैसा होगा, गैसियस मीडियम। गैसियस मीडियम में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ये आपका है एमाइन की बेसिसिटी। लेकिन अगर आपका मीडियम कैसा दिया होगा जो क्वेश्चन में एक्वस मीडियम दिया होगा तो कैसे करोगे उसके बारे में बता देते हैं। एक्वस, AQUEOUS एक्वस मीडिया। देखो एक्वस मीडिया में इसकी बेसिसिटी थोड़ी अलग है, आइए उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो देखो एक्वस मीडियम में अगर आपका जो एमाइंस है उसमें क्या जुड़ा होगा, CH3। एक्वस मीडियम में अगर आपका एमाइंस है और उसमें CH3 लगा होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर उसके बाद 1 डिग्री बेसिक होता है, सबसे लास्ट में 3 डिग्री होगा। ये आपका कब है, जब एमाइंस में क्या जुड़ा हो, आपका CH3 जुड़ा हो। ओके, अब दूसरा देखो, अगर मान लो आपका एमाइंस में CH3 की जगह C2H5 यानी कि इथाइल ग्रुप जुटा होगा तो क्या लगाओगे, तब आपको लगाना है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री ना। तो 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर 3 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा। आप कैसे पहचानोगे कि किस डिग्री का आपका एमाइंस है उसके बारे में बता। देखो अगर आपका नाइट्रोजन से, गौर से सुनो, अगर आपका नाइट्रोजन से एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा और 2 हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो आपका होता है 1 डिग्री एमाइन। क्या होता है, 1 डिग्री। अगर आपके नाइट्रोजन से 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हों और 1 हाइड्रोजन जुड़ा हो तो आपका होता है 2 डिग्री एमाइन। अगर आपके नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे और एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो आपका क्या होता है 3 डिग्री। ये हो गया अमाइंस का ऑर्डर डिग्री। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ 1 अल्काइल ग्रुप होगा 1 डिग्री, 2 होगा 2 डिग्री, 3 होगा 3 डिग्री ना। अब आइए देखते हैं इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है आपको देखना है कि किस डिग्री का एमाइन है। अगर आप पहला वाला देखेंगे CH3NH2 ना, तो देखो गौर से नाइट्रोजन के साथ 1 R लगा है और 2 हाइड्रोजन लगा है तो ये कौन सा डिग्री का एमाइंस होगा, 1 डिग्री। नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, 1 हाइड्रोजन जुड़ा है तो कौन सा है आपका 2 डिग्री। नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे तो यह है आपका 3 डिग्री। और जो C6H5NH2 देख रहे हैं ये आपका क्या है, एनिलीन है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दोगे तो हो जाएगा एनिलीन ना। तो ये होता है एनिलीन का स्ट्रक्चर। अब क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, क्या बताना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कम से ज़्यादा। तो देखो पहले हम लोग चेक करते हैं सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा। तो मैंने भी बताया था अगर एक्वस मीडियम दिया होगा तो आप कैसे लगाएंगे। अगर एक्वस मीडियम दिया होगा तो एक्वस मीडियम में CH3 लगा होगा। देखो एक्वस मीडियम में इसके साथ क्या लगा है, CH3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। CH3 लगा होगा तो क्या होगा 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। सबसे ज़्यादा बेसिक 2 डिग्री होगा, उससे कम 1 डिग्री, सबसे कम 3 डिग्री ना। ये तो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन हमें क्या लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम बेसिक कौन होगा, 3 डिग्री, उससे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, 1 डिग्री, और सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा आपका 2 डिग्री ना। अब गौर से देखो 3 डिग्री कहाँ पे है, 3 डिग्री यहाँ पे है तो सबसे कम बेसिक होगा तीसरा वाला। उसके बाद 1 डिग्री कहाँ पे है, 1 डिग्री यहाँ पे है तो उसके बाद उससे ज़्यादा बेसिक पहला वाला। 2 डिग्री कहाँ पे है, 2 डिग्री है दूसरे वाले में, उससे ज़्यादा बेसिक कौन सा है, दूसरा वाला। अब लास्ट में जो है कौन आता है, ये आपका जो एमाइंस होता है एनिलीन होता है। एनिलीन सबसे कम बेसिक होता है। 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री सबसे कम क्या होता है आपका, एनिलीन होता है। तो एनिलीन सबसे कम होगा तो चौथे को लगा दो यहाँ पे। तो चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, यही आपका आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, यानी पहला ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन ट्रीटमेंट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड फॉर्म प्रोडक्ट
इनसॉल्युबल इन अल्कली। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका आप रिएक्शन कराएंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ और जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कली में क्या होता है, इनसॉल्युबल। ये जो क्वेश्चन उठाया गया है ये लिया गया है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट। जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है वो क्या होता है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। होता क्या है देखो, अगर आपका 1 डिग्री अमाइन होगा, 1 डिग्री अमाइन होगा वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, वो क्या होता है आपका अल्कली में सॉल्युबल होता है, अल्कली में सॉल्युबल होता है। लेकिन अगर आपका 2 डिग्री अमाइन होगा उसका रिएक्शन कराएंगे हिंसबर्ग रिएजेंट यानी कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, वो क्या होता है अल्कली में इनसॉल्युबल होता है, अल्कली में इनसॉल्युबल होता है। और 3 डिग्री जो अमाइंस होता है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है। तो 1 डिग्री होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कली में सॉल्युबल होगा, 2 डिग्री जो होता है रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा वो अल्कली में इनसॉल्युबल होगा। वही कह रहा है कि इनमें से कौन सा अमाइंस है जो क्या होगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो इनसॉल्युबल होगा। तो 2 डिग्री अमाइंस अगर हम लेंगे वो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करेगा, अल्कली में इनसॉल्युबल होगा। तो 2 डिग्री अमाइंस हमारा आंसर है। ये कौन सा अमाइन है आपका, ये आपका 3 डिग्री अमाइंस है, ये आपका 2 डिग्री अमाइंस है, ये आपका 1 डिग्री अमाइन है, ये भी आपका क्या है, ये आपका 1 डिग्री अमाइन है। ओके, तो हमें क्या देखना है 2 डिग्री वाला कौन सा है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। यानी यही वो एमाइंस होगा जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कली में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस गिव कार्बिल अमीन रिएक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा अमाइंस है, कौन सा चारों में से कौन सा ऐसा अमाइंस है जो कार्बिल अमीन रिएक्शन देता है ना। पहले समझो, कार्बिल अमीन रिएक्शन को हम लोग एक चीज़ और बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। कार्बिल अमीन रिएक्शन को हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला जाता है। अब जो कार्बिल अमीन रिएक्शन है वो कौन से अमाइन देते हैं, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइंस होते हैं जो कार्बिल अमीन रिएक्शन देते हैं। तो इनमें से जो भी 1 डिग्री अमाइंस होगा वही आपका सही आंसर होगा। जो पहला वाला क्या है 1 डिग्री अमाइन है, दूसरा वाला 2 डिग्री अमाइन है, तीसरा वाला 3 डिग्री अमाइन है और चौथा वाला आपका 2 डिग्री अमाइन है ना। तो 1 डिग्री अमाइन आपका कार्बिल अमीन रिएक्शन यानी कि आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है। तो पहला वाला आंसर सही है कि पहला वाला आपका 1 डिग्री अमाइन है, बाकी 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री है। तो 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एनिलीन ऑन रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर गिव। जब एनिलीन का ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ओ ब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, मेटा ब्रोमो एनिलीन या पैरा ब्रोमो एनिलीन। आइए रिएक्शन करके देखते हैं। पहले समझिए एनिलीन बनता कैसे है। एनिलीन कैसे बनता है, देखिए जब आप बेंजीन के ऊपर क्या लगाएंगे, बेंजीन के ऊपर अगर आप लगा देंगे NH2 तो जो कंपाउंड बनेगा इसे हम लोग बोलते हैं एनिलीन। यही आपका क्या है एनिलीन। तो जब एनिलीन का रिएक्शन हम लोग करेंगे इसके साथ ब्रोमीन वाटर का मतलब Br2 प्लस वाटर। जब एनिलीन का हम लोग रिएक्शन करेंगे ब्रोमीन वाटर के साथ तो होगा क्या, देखो ये एक तरीके का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है क्या, Br+। क्या बनता है Br+। तो जो NH2 होता है ये लगाता है +R इफेक्ट। अब +R इफेक्ट लगाएगा तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा कहाँ पे जाएगा, ये जाता है आर्थो पर और पैरा पे, आर्थो पर और पैरा पे। तो इसका +R इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है NH2 का। तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो सारे के सारे आर्थो और पैरा पोजीशन पर जाके जुड़ जाएंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए पहले जो आप एनिलीन बनाए थे वैसे बना दीजिए। अब एनिलीन के आर्थो और पैरा पे ब्रोमीन को जोड़ दीजिए। आर्थो है, पैरा है, आर्थो है, इन पे क्या लगा देंगे Br। यानी कि एनिलीन जब रिएक्शन करेगा ब्रोमीन वाटर के साथ तो ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसका नाम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ब्रोमीन कहाँ पे लगा है, ब्रोमीन लगा है 2 पर, 4 पर और 6 पर। तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि बी वाला आंसर सही है, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो जब एनिलीन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन करता है। तो बी ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता है। तो मैंने बताया था 1 डिग्री रिएक्शन करता है, 2 डिग्री ये भी रिएक्शन करता है, लेकिन 3 डिग्री अमाइंस जो है वो रिएक्शन नहीं करता है। तो 3 डिग्री अमाइंस हमारा आंसर है। तो कौन सा है, पहला वाला कौन सा डिग्री अमाइंस है, पहला वाला है आपका 3 डिग्री अमाइंस, दूसरा वाला आपका 1 डिग्री अमाइन है, तीसरा है 2 डिग्री अमाइन
और लास्ट वाला भी है आपका 1 डिग्री अमाइंस ना। तो 3 डिग्री अमाइंस जो है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टर्शरी अमाइंस फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है कि इनमें से बताना है, इनमें से कौन सा ऐसा अमाइन है जो टर्शरी यानी कि 3 डिग्री अमाइन है। बस 3 डिग्री अमाइन पहचानना है ना। तो मैंने क्या बताया था, जब नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे तो वो होगा आपका 3 डिग्री। जब आपके नाइट्रोजन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा और 2 हाइड्रोजन होगा तो आपका होगा 1 डिग्री अमाइन, आपका है 1 डिग्री अमाइन। जब आपके अमाइंस के साथ नाइट्रोजन के साथ 2 ग्रुप जुड़े होंगे तो आपका 2 डिग्री होगा। जब आपके अमाइंस के साथ एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे तो आपका 1 डिग्री अमाइन होगा। यानी कि बी 1 डिग्री है, सी 2 डिग्री है, डी 1 डिग्री है, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा टर्शरी अमाइन है। जब नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े होंगे वही हमारा होता है टर्शरी अमाइंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अमाइंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री अमाइन है, हमें बस वही बताना है ना। तो जब नाइट्रोजन से एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन लगे हो तो कौन सा अमाइंस होता है 1 डिग्री। जब नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन जुड़े होंगे तो होता है आपका 2 डिग्री। जब नाइट्रोजन के साथ आपका एक कार्बन 2 हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो होता है 1 डिग्री। जब नाइट्रोजन के साथ आपका एक मिथाइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो होगा आपका 1 डिग्री। तो ए, सी और डी ये सारे के सारे 1 डिग्री अमाइन है। जो आपका बी वाला है वही 2 डिग्री अमाइन है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री अमाइन कौन है, तो बी ऑप्शन सही है ना। तो अमाइंस को पहचानने का एक तरीका और बता दे रहे हैं, आप इसको कभी गलती नहीं करेंगे। देखो, अगर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा है, नाइट्रोजन के साथ अगर 2 हाइड्रोजन लगा है तो आपका 1 डिग्री अमाइन है। अगर नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन लगा है तो आपका 2 डिग्री अमाइन है। अगर नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन ना लगा हो, 0 हाइड्रोजन होगा तो आपका होगा 3 डिग्री अमाइन ना। इस चीज़ से करेंगे तभी आप पहचान सकते हैं। गौर से देखो, नाइट्रोजन के साथ 2 लगा है हाइड्रोजन तो 1 डिग्री, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा है 1 डिग्री। अब देखो, नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन लगा है, नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन लगा है तो 2 डिग्री, इस वजह से ये 2 डिग्री। नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा है 1 डिग्री, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा है 1 डिग्री। इस वाले नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा है 1 डिग्री, तो ये भी क्या है 1 डिग्री। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं नाइट्रोजन पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं, उस हिसाब से भी आप बता सकते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कौन सा है। आइए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द प्राइमरी अमाइंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सा प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री अमाइन है। मैंने बताया 1 डिग्री अमाइन कैसे पहचानोगे, अगर नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हो, 2 हाइड्रोजन लगा होगा तो वही आपका 1 डिग्री अमाइन है। तो नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो कौन होगा आपका 3 डिग्री होगा। नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा है तो आपका 1 डिग्री होगा। नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन लगा है तो आपका 2 डिग्री होगा। इसके पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये आपका होगा 3 डिग्री। तो प्राइमरी अमीन्स कौन सा है, सी वाला आपका है प्राइमरी अमाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन रिएक्शन। ये जो नीचे रिएक्शन लिखा गया है ये कौन सा रिएक्शन है, हॉफमैन, गैब्रियल थालामाइड, कार्बिलामीन या गैटरमैन रिएक्शन ना। तो देखो पहले समझो, ये क्या है ArN2 + X-। AR मतलब बेंजीन, बेंजीन पर अगर N2 + X- लगा होगा तो उसे बोलेंगे बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट। ये क्या है, बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट। जब बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड का कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में तो क्या बनता है, ब्रोमोबेंजीन, यानी बेंजीन पे Br लग जाएगा ना। तो जब बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट का Br से रिएक्शन कराएंगे कॉपर के प्रेजेंस में तो ब्रोमोबेंजीन बनता है और इस रिएक्शन को बोला जाता है आपका गैटरमैन रिएक्शन। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये जो रिएक्शन है आपका गैटरमैन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द केमिकल टेस्ट विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन अमीन एंड एनिलीन। कह रहा है कि इथेन अमीन और एनिलीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कौन सा केमिकल टेस्ट कराते हैं। क्या वो हेलोफॉर्म टेस्ट है, इटोलिन टेस्ट है, एजोडाइट टेस्ट है कि हिंसबर्ग टेस्ट है ना। तो देखो पहले समझो कौन सा टेस्ट किसके लिए होता है। हेलोफॉर्म टेस्ट जो होता है वो मिथाइल कीटोन यानी जिसके पास COCH3 पाया जाता है उसके लिए हम लोग ये टेस्ट कराते हैं। टॉलिन टेस्ट कराते हैं हम लोग अल्डिहाइड के लिए, अल्डिहाइड बोले तो CHO के लिए। और आपका एजोडाइट टेस्ट कराते हैं हम लोग किसके लिए, एनिलीन के लिए। किसके लिए, एनिलीन। और हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट कराते हैं वो किसके लिए, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइंस के लिए हम लोग टेस्ट कराते हैं ना। इतना तो इन्फॉर्मेशन हो गया। अब देखो क्वेश्चन में दिया गया है इथेन अमीन और एनिलीन। पहले समझो इथेन अमीन कैसे बनता है। देखो इथेन अमीन कैसे बनेगा, C2H5NH2 ये जो है आपका, ये आपका है इथेन अमीन। ओके, एनिलीन कैसे बनता है अभी कुछ देर पहले ही बताए थे, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो, बेंजीन के ऊपर लगा दो NH2 तो बन जाएगा आपका एनिलीन ना। तो ये भी आपका प्राइमरी अमीन है, ये भी आपका प्राइमरी अमीन है ना। तो दोनों ही प्राइमरी अमीन है। हिंसबर्ग टेस्ट नहीं करा सकते क्योंकि ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस को बताता है। क्योंकि दोनों ही प्राइमरी अमीन्स है तो ये टेस्ट तो हम नहीं करा सकते हैं।
टॉलेंट टेस्ट नहीं करा सकते, हेलोफॉर्म टेस्ट दोनों ही नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? ये टॉलेंट टेस्ट एल्डिहाइड के लिए होता है जो कि ये एमाइंस है, ये मिथाइल कीटोन के लिए दिया है जो कि ये एमाइंस है। तो अब क्या बच गया? एजोडाइड टेस्ट, यानी कि एजोडाइड टेस्ट करा के हम बता सकते हैं कौन इथेन अमीन है, कौन एनिलीन है। तो एजोडाइड टेस्ट एनिलीन के लिए कराया जाता है, एनिलीन बोले तो NH2 ना। तो एनिलीन एजोडाइड टेस्ट देगा, इथेन अमीन नहीं देगा। तो इस टेस्ट से हम बता सकते हैं कौन इथेन अमीन है, कौन एनिलीन है, क्योंकि जो एनिलीन होता है वो इससे रिएक्शन करके एक कलर कंपाउंड बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ अमाइंस आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज देन द करेक्ट ऑर्डर विल बी। कह रहा है कि अगर हम लोग अमीन्स को अरेंज करें किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से, और मीडियम हमने क्या लिया है? गैस लिया है। तो कौन सा ऑर्डर आपका करेक्ट होगा? तो मैंने कुछ देर पहले बताया था पहले क्वेश्चन में कि जब गैसियस फेज दिया होगा तो सबसे ज़्यादा बेसिक 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर क्या होगा आपका 1 डिग्री होगा। ओके, तो लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लिखोगे? इसी को उल्टा, 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। ये आपका है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये अमाइंस का ऑर्डर है। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैच करिए ऑप्शन में। तो सबसे लास्ट में 3 डिग्री आ रहा है। आइए देखिए सबसे लास्ट में 3 डिग्री कहाँ पे है? नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो ये कौन सा डिग्री का अमाइंस हुआ आपका? 2 डिग्री। 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो 0 डिग्री। इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो आपका है, 1 भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये आपका होगा 3 डिग्री ना। तो कौन सा आपका होगा? ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही, डी वाला। यानी यही वो ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा जो आपके अमीन्स के बेसिक स्ट्रेंथ को शो करता है। क्योंकि हमने अभी कुछ देर पहले बताया है सबसे ज़्यादा बेसिक 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्वेश्चन में पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हमने इसको उल्टा लिख लिया। सबसे कम 1 डिग्री, उससे ज़्यादा 2 डिग्री, उससे ज़्यादा 3 डिग्री ना। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा वाले में देखो 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, 3 डिग्री, तो यही वाला होगा। तो देखो सबसे कम आपका है 1 डिग्री ना, उससे ज़्यादा 2 डिग्री, और सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, और लास्ट में क्या है आपका 0 डिग्री ना। तो इस तरीके से ये ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक। इनमें से सबसे कम बेसिक कौन होगा? देखो कभी भी ऑप्शन में अगर अमाइंस में एनिलीन दे दिया, क्या दे दिया? एनिलीन, तो सी वाला क्या है आपका? एनिलीन। एनिलीन जो है वो पूरे अमाइंस में सबसे कम बेसिक होता है, क्योंकि एनिलीन में होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से इसके बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? घट जाता है। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि CH3CONH2 ना, ये अगर रिएक्शन करेगा NaOH और Br2 के साथ अल्कोहलिक मीडियम में तो क्या देगा ना। तो ये आपका, ये इसको पहले रिएक्शन करके समझाते हैं कि ये लिखा क्या है। देखो कह रहा है कि जब CH3CONH2, ये क्या है आपका? इथेन अमाइड, क्या बोलते हैं उसे? इथेन अमाइड। जब इथेन अमाइड रिएक्शन करता है NaOH और Br2 के साथ अल्कोहलिक मीडियम में तो क्या बनता है ना। ये आपका एक तरीके का नेम रिएक्शन है जिसे हम लोग बोलते हैं हॉफमैन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? हॉफमैन रिएक्शन। तो हॉफमैन रिएक्शन में क्या होता है? जो आपका अल्काइल ग्रुप होता है ये जाके डायरेक्ट जुड़ जाता है किसके साथ? NH2 के साथ। ये जो अल्काइल यानी मिथाइल ग्रुप है वो सीधे जुड़ जाएगा NH2 के बाद, तो क्या बनाएगा? जो CH3 है वो डायरेक्ट जुड़ जाता है NH2 के पास तो बनाएगा मीथेन अमीन। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो CH3NH2 कहाँ पे है? बी वाला देखिए, बी वाले ऑप्शन में दिया है आपका CH3NH2। तो याद रखिएगा आपका हॉफमैन रिएक्शन में जब आपका एमाइड रिएक्शन करता है NaOH और Br2 के साथ तो क्या होता है? जो आपका मिथाइल ग्रुप होता है वो डायरेक्ट NH2 के साथ जुड़ जाता है तो आपका मीथेन अमीन बनाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सबसे अच्छा बेस माना जाता है? तो देखो +I इफेक्ट, +I या फिर +R इफेक्ट क्या करता है? बेस को बढ़ाता है। -I या फिर -R इफेक्ट जो होता है वो बेस को क्या करता है? घटाता है ना। तो देखो इसमें जो एनिलीन में CH3 लगा है ये लगाता है +I इफेक्ट। इस एनिलीन में जो NO2 लगा है वो लगाता है -R इफेक्ट। और इसमें कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, इसमें भी कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है ना। तो बस B और D में ही आपका कोई ना कोई आंसर होगा। तो मैंने क्या कहा? +I या फिर +R वाला बेस को बढ़ाता है, -I और माइनस वाला घटाता है। तो -R लगाएगा तो बेस को बढ़ाएगा, घटाएगा। अब +I लगा रहे हैं तो बेस को बढ़ाएगा। तो सबसे अच्छा बेस कौन होगा? बी वाला। तो ये जो आपका है आपका पैरामिथाइल एनिलीन जो है आपका वही आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा क्योंकि +I क्या करता है? बेस को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ फिनॉल इट फॉर्म अ डाई, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड
फिनॉल के साथ रिएक्शन करता है तो एक डाई बनाता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन इसे हम लोग कहते हैं। आइए आपको रिएक्शन करके दिखाते हैं। पहले देखो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा। देखो बेंजीन पर अगर आप क्या लगा देंगे, बेंजीन पर अगर आप लगा देंगे N2+ Cl- ना, ये आपका है क्या, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इसको और अच्छे से बना देते हैं। फिर उसके बाद ये रिएक्शन कर रहा है फिनॉल के साथ। फिनॉल कैसे बनेगा? फिनॉल बेंजीन के ऊपर आप क्या लगा दीजिए, OH। बेंजीन के ऊपर क्या लगा देंगे आप, OH लगा देंगे तो ये होगा फिनॉल। तो जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ रिएक्शन करता है तो होता क्या है समझिए। तो होता यूँ है कि इसका फिनॉल के जो पैरा पे हाइड्रोजन लगा होता है, ये हाइड्रोजन और ये Cl रिएक्शन करके बनाता है क्या, आपका HCl। अब ये जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट इसके साथ जुड़ जाता है रिंग के साथ। जो नाइट्रोजन है किसके साथ जुड़ जाएगा, रिंग के साथ। तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। ये जो आपका डायज़ोनियम सॉल्ट है ना, इसका जो N2 है ना, तो जो N2 है वो जुड़ जाता है इसके साथ, फिनॉल के रिंग के साथ जुड़ जाता है कुछ इस तरह से। तो ये जो कंपाउंड बनता है ये क्या होता है, एक तरीके का डाई होता है। क्या होता है, एक तरीके का डाई होता है, जो कि आपका ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज कलर का डाई बनता है। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जब जुड़ जाता है तो उसे बोलेंगे कपलिंग रिएक्शन। तो यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ pKb। इन चारों में से pKb का वैल्यू सबसे हाईएस्ट किसका होगा। तो देखो pKb के बारे में कुछ बता दे रहे हैं। जिसका pKb वैल्यू ज़्यादा होता है उसका बेसिक कैरेक्टर कम होता है। जिसका pKb वैल्यू कम होता है उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन चारों में से किसका pKb वैल्यू सबसे ज़्यादा है। pKb वैल्यू ज़्यादा, इसका मतलब कौन सबसे बेकार बेस है, कौन सबसे वीक बेस है। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका कौन सबसे वीक बेस है ना। तो आइए देखते हैं। तो मैंने कुछ पहले बताया था, याद है आपको, कि जो आपका CH3 है ये कौन सा इफेक्ट लगाता है, +I इफेक्ट। जो NO2 होता है वो कौन सा इफेक्ट लगाता है, आपका -R इफेक्ट लगाता है ना। अब ना इसमें कोई इफेक्ट लगता है, ना ही इसमें कोई इफेक्ट लगता है। अब देखिए होता क्या है, +I इफेक्ट बेस को बढ़ाता है, -R वाला बेस को घटाता है ना। तो ये बेसिक को बढ़ा रहा है, ये बेसिक को घटा रहा है। तो वही क्वेश्चन में पूछा है सबसे बेकार बेस कौन है, जिसमें बेसिसिटी कम हो रही है। तो डी वाला ऑप्शन यानी कि O नाइट्रो एनिलीन जो है सबसे कम बेसिक होगा, यानी कि इसका pKb वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। तो डी वाले का pKb वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसे सबसे बेकार बेस माना जाता है -R इफेक्ट की वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इन चारों में से कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। फिर वही आ गया, CH3 +I इफेक्ट लगा रहा है, NO2 -R इफेक्ट लगा रहा है। न इसमें कोई इफेक्ट देखने को मिल रहा है, नहीं इसमें कोई इफेक्ट देखने को मिल रहा है ना। तो +I बेस को बढ़ाता है, -I बेस को घटाता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, जो बढ़ा रहा है। तो पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ अ लार्ज एक्सेस ऑफ मिथाइल क्लोराइड विल यील्ड मेनली। कह रहे जब हम लोग अमोनिया का मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। कंडीशन क्या दिया है कि मिथाइल क्लोराइड बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो देखो अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3, और मिथाइल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3Cl ना। तो जब CH3Cl का अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, मिथाइल अमीन, डाईमिथाइल अमीन, टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड या फिर ट्राईमिथाइल अमीन बनेगा ना। तो आइए पहले इसका रिएक्शन करते हैं। तो देखो होता क्या है, तो जब हम लोग मिथाइल क्लोराइड यानी कि CH3Cl क्या करेंगे, हम लोग लेंगे CH3Cl। तो जब हम लोग CH3Cl का रिएक्शन कराते हैं NH3 के साथ, तो क्या मैं NH3 को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो HNH2। तो मैंने NH3 का एक हाइड्रोजन बाहर लिख दिया। तो होता क्या है आपका, यहाँ से निकलता है Cl, यहाँ से निकलता है H और Cl, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। तो जो CH3 है और NH2 है ये लोग क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो बनाता है CH3NH2। अब रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं है। ये जो CH3NH2 बना हुआ है ये क्या करता है, ये CH3NH2 जो बना हुआ है ये फिर से रिएक्शन करता है किसके साथ, CH3Cl के साथ, CH3Cl के साथ। अब क्या होता है, फिर वही वाला है आपका NH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, NH2 को मैं लिख दे रहा हूँ बॉन्ड के फॉर्म में, NH2 को लिख दे रहा हूँ मैं बॉन्ड के फॉर्म में ना। और CH3Cl को मैं अपोजिट लिख देता हूँ, इसको इस तरह लिख दो, पहले लिख दो Cl फिर CH3। वही वाला हाल होगा, एक का हाइड्रोजन दूसरे का Cl, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका यहाँ से HCl निकल जाएगा। तो CH3NH ये जो नाइट्रोजन है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, CH3 के साथ, तो बनाएगा CH3NH, ये जुड़ जाएगा किसके साथ, CH3 के साथ। अब रिएक्शन यहाँ पर भी नहीं रुकेगा, ये फिर रिएक्शन करेगा किसके साथ, CH3Cl के साथ। तो तीसरे स्टेप में देखो क्या होता है, जब आपका CH3NH ये अगर रिएक्शन करेगा किसके साथ, वही CH3Cl के साथ, तो फिर क्या होगा,
पहले का हाइड्रोजन और दूसरे का Cl, यहाँ से क्या निकल जाएगा HCl। अब इस पूरे मॉलिक्यूल के साथ NH3 जुड़ जाएगा, क्या बनेगा CH3 N CH3 CH3, ये बनाएगा कुछ इस तरीके का कंपाउंड। अब ये रिएक्शन यहाँ पर भी नहीं रुकता है, ये फिर रिएक्शन करता है आपका CH3 Cl के साथ, CH3 N CH3 CH3, ये रहेगा आपका CH3, ये फिर रिएक्शन करता है किसके साथ, CH3 Cl के साथ। तो होता क्या है देखो, जब ये रिएक्शन करेगा तो होता क्या है आपका, लास्ट में नाइट्रोजन का जो लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये अटैक करता है किसके साथ, CH3 के साथ। तो CH3 जुड़ जाता है नाइट्रोजन के साथ, तो क्या बनाता है आपका, बनाता है आपका कुछ इस तरीके से CH3 N CH3 CH3, और ये जो CH3 है ये भी नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है और नाइट्रोजन पे आ जाता है प्लस चार्ज, और बाहर क्या होता है Cl माइनस। अब ये जो कंपाउंड बना है, ये जो आपका कंपाउंड बना है, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। क्यों टेट्रा मिथाइल, क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ क्या लगा है, 1 2 3 4, नाइट्रोजन के साथ 4 मिथाइल लगा है, इसलिए हम इसका क्या नाम देंगे, टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अमोनिया का जब रिएक्शन कराएंगे CH3Cl के साथ तो कई स्टेप में रिएक्शन होता है, जो लास्ट में कंपाउंड बनता है वो आपका टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड होता है। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, द रिडक्शन ऑफ इथेन नाइट्राइल विद सोडियम एंड अल्कोहल गिव। जब इथेन नाइट्राइल का हम लोग रिडक्शन कराएंगे सोडियम और अल्कोहल के साथ तो क्या बनेगा इनमें से ना। इथेन नाइट्राइल कैसे लिखते हैं, CH3CN, CH3CN को हम लोग बोलते हैं इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल का रिएक्शन कराएंगे सोडियम एंड अल्कोहल के साथ, इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग सोडियम और अल्कोहल के साथ, अल्कोहल बोले तो C2H5OH। तो क्या बनेगा देखो, जब इथेन नाइट्राइल का रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो होता क्या है, यहाँ से एक बॉन्ड टूटता है, टूटने के बाद एक हाइड्रोजन इसको मिल जाता है, एक हाइड्रोजन इसको, फिर यहाँ से एक और पाई बॉन्ड टूटता है, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाता है, एक हाइड्रोजन इसको। तो क्या बनेगा CH3 CH2 NH2, क्या बनता है आपका CH3 CH2 NH2। तो इस तरीके से बनता है इथेन अमाइन। इथेन अमाइन इसका जो कंपाउंड का नाम बना है, 2 कार्बन को H, सिंगल बॉन्ड को NH2 के अमाइन। इथेन अमाइन कहाँ आंसर है बताइए, इथेन अमाइन कहाँ आंसर है। तो अगर बी वाला देखेंगे तो वही आपका इथेन अमाइन या फिर अमीनो एथिन, इथेन बोलो एक ही बात है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज हीटेड विथ टिन एंड कंसनट्रेटेड HCl द प्रोडक्ट फॉर्म। कह रहा है कि जब नाइट्रोबेंजीन को हम लोग टिन और HCl के साथ हीट करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है इन चारों में से। वैसे समझो नाइट्रोबेंजीन कैसे बनता है, देखो जब आप लोग बेंजीन के ऊपर क्या लगा दोगे NO2, बेंजीन के ऊपर NO2 लगा दोगे तो क्या बनेगा आपका नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन के साथ का रिएक्शन कराना है SN टिन और HCl के साथ। टिन क्या होता है, SN आपका होता है टिन और HCl। देखो होता क्या है, ये आपके होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को रिमूव करना और हाइड्रोजन को ऐड करना। ऑक्सीजन को रिमूव करता है और हाइड्रोजन को ऐड करता है। ओके, तो होता क्या है, जब नाइट्रोबेंजीन रिएक्शन करता है इसके साथ तो दोनों ऑक्सीजन हट के हाइड्रोजन लग जाता है। जब आपका नाइट्रोबेंजीन रिएक्शन करता है SnHCl के साथ तो इसमें से क्या होता है, इसका 2 हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन को हटा के खुद जुड़ जाता है। तो नाइट्रोजन से 2 ऑक्सीजन हटा के 2 हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है आपका एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन होकर क्या बनता है आपका एनिलीन बनता है। तो एनिलीन कहाँ पे है, पहला ऑप्शन देखो, बेंजीन पर है NH2, बेंजीन पर है NH2 तो आपका एनिलीन बन जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन एथिलीन इथाइल अमाइन गिव मेनली। जब नाइट्रस एसिड इथाइल अमाइन के साथ रिएक्शन करता है तो इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो नाइट्रस एसिड कैसे लिखते हैं, देखो नाइट्रस एसिड क्या है, नाइट्रस एसिड है आपका HNO2, क्या है आपका HNO2 हमको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड। इसका रिएक्शन करेंगे इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन क्या होता है C2H5NH2 को हम लोग बोलते हैं इथाइल अमाइन। तो आइए इसको रिएक्शन करके बताता हूँ। देखो C2H5NH2 ये आपका क्या है इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन जब रिएक्शन करता है नाइट्रस एसिड यानी कि HNO2 के साथ तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या आता है, इस रिएक्शन में ये होता है कि जो आपका NH2 ग्रुप है वो हट के क्या लग जाता है, इस रिएक्शन में जो आपका NH2 ग्रुप है वो हट के लग जाता है N2+Cl-, यानी कि आपका बन जाता है एक तरीके से C2H5N2+Cl-। अब ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इस नाइट्रस एसिड में जो वाटर पाया जाएगा, इस नाइट्रस एसिड में जो वाटर पाया जाएगा उससे रिएक्शन करेगा। कैसे, वाटर किसमें ब्रेक होता है, H+ में OH- में, H+ में OH- में। तो होता क्या है, H+Cl- क्या बन जाता है आपका Cl बन जाता है, और
और N2+ जो है वो N2 गैस के फॉर्म में निकल जाता है। अब जो बच गया OH माइनस वो किसके साथ लग जाता है, C2H5 के साथ लग जाता है, C2H5OH के साथ जुड़ जाता है OH। अभी जो कंपाउंड जो आपका मेन प्रोडक्ट बना है ये आपका है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। तो जो आपका देखेंगे बी वाला ऑप्शन इथाइल अल्कोहल, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। जब नाइट्रस एसिड रिएक्शन करता है इथाइल अमीन के साथ तो इथाइल अल्कोहल बनता है। कैसे, जब आपका इथाइल अमीन HNO2 के साथ रिएक्शन करता है तो जो NH2 ग्रुप है वो पूरा का पूरा ग्रुप हट के क्या लग जाता है, N2+Cl- यानी कि डाइजोनियम ग्रुप लग जाता है। अब ये जो प्रोडक्ट बना है ये एसिड में प्रेजेंस वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और बन जाता है आपका अल्कोहल यानी कि इथाइल अल्कोहल। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ गुड चॉइस फॉर रिड्यूसिंग नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए अच्छा नहीं है, नॉट ए गुड चॉइस, वो ठीक नहीं है। तो देखो जो लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड होता है ये आपका नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए सही नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होने की वजह से नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाएगा, एनिलीन से फिर वो बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है, यानी रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड कर जाता है। तो LiAlH4 या फिर लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड जो है वो एनिलीन बनाने का अच्छा तरीका नहीं है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये आपका अच्छा तरीका नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमाइंस बाय द रिएक्शन नेम। कह रहा है कि जब हम लोग एमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करते हैं ना, एमाइड को जब हम लोग एमाइन में कन्वर्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हॉफमैन अमोनोलिसिस कार्बिलमिन की डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। पहले समझो एमाइड क्या होता है। देखो RCONH2 इसको हम लोग बोलते हैं एमाइड। ये क्या है आपका एमाइड। अमाइड को हमें किसमें बदलना है, एमाइंस। एमाइंस क्या होता है RNH2, क्या होता है RNH2। अमाइड से अमाइन कब बनेगा, जब ये वाला R इसके साथ जुड़ जाएगा NH2 के साथ तो क्या बन जाएगा अमीन। जब अमाइड का कन्वर्जन करेंगे अमाइंस में तो उसको बोला जाता है हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यही वो रिएक्शन है जो अमाइड को अमाइंस में कन्वर्ट करता है। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि इन द रिएक्शन, ये जो नीचे रिएक्शन लिखा गया है ना, तो जब आपका एनिलीन का क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में तो A, B, C 3 प्रोडक्ट बनते हैं। इनमें से जो ए वाला है उसका क्या नाम है ना, पहले समझो। इसका मैं रिएक्शन आपको पहले लिख के दिखाता हूँ। C6H5NH2 ये क्या है आपका एनिलीन का केमिकल फार्मूला है। ये कह रहा है कि जब एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस के प्रेजेंस में, तो होता क्या है, इसको हम बोलते हैं कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन में आपका प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन करता है तो होता क्या है, जो आपका अमाइंस होता है, क्या होता है आपका एमाइंस यानी NH2 ग्रुप होता है, वो NC यानी कि आइसोसाइनाइड में आइसोसाइनाइड में बदल जाता है ना। तो ये क्या कंपाउंड बना, ये कंपाउंड बना है आपका C6H5, ये तो बेंजीन हो गया, उससे कौन लग जाएगा आपका NC। तो यही वो कंपाउंड बनेगा जब आपका एनिलीन क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, C6H5NC। तो आप अगर ए वाला ऑप्शन देखेंगे तो वही करेक्ट ऑप्शन है। क्या है, C6H5NC, C6H5NC यानी कि बेंजीन आइसोसाइनाइड बनेगा जब आपका ये रिएक्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज गिवन बाय। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हाफमैन रिएक्शन देता है। तो समझो हाफमैन रिएक्शन कौन देता है, हाफमैन रिएक्शन देता है आपका एमाइड। और एमाइड का फार्मूला क्या होता है, RCONH2, ये होता है क्या आपका एमाइड। यही आपका वो कंपाउंड है जो हाफमैन रिएक्शन देता है। अगर गौर से डी वाला ऑप्शन देखेंगे, ये क्या है आपका RCONH2 ना, तो कहीं पे CONH2 आपको देखने को नहीं मिलेगा, यही क्या आपका एमाइड। ये कौन सा ग्रुप है आपका एमाइड। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन है वही क्या होगा आपका हाफमैन रिएक्शन देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, 3 कंपाउंड्स आर गिवन। आपके पास 1, 2, 3 तीनों कंपाउंड दिया गया है और क्या पूछ रहा है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। आपको बेसिक स्ट्रेंथ बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो एनिलीन के साथ NO2 लगाता है जो कि क्या लगाता है -R इफेक्ट, एनिलीन के साथ CH3 लगा है जो कि क्या लगाता है +I इफेक्ट, और एनिलीन के साथ कुछ भी नहीं लगा है ना। तो होता क्या है, -R बेस को घटाता है, +I बेस को बढ़ाता है। यहाँ पे कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है ना। तो सबसे अच्छा बेस कौन होगा, 2 वाला, दूसरा वाला सबसे अच्छा बेस होगा क्योंकि यहाँ बेस बढ़ रहा है ना। उसके बाद इसके बाद कौन होगा, इसके बाद थर्ड वाला होगा, इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। सबसे बेकार बेस कौन होगा, पहला वाला, क्योंकि इसमें बेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सबसे अच्छा बेस 2 डिग्री मतलब दूसरा वाला, उससे कम तीसरा वाला, सबसे कम पहला वाला। तो 2, 3, 1 कौन किस ऑप्शन में है, 2, 3, 1 पहले ऑप्शन में। तो यही आपका क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ज़्यादा से कम की तरफ है। हेलो क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, 3 कंपाउंड्स आर गिवन, आपके पास 1 2 3 कंपाउंड दिया गया है। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर दे आर बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। ये जो एमाइंस है, ये आपका एमाइंस किस मीडियम में दिया है, एक्वस सॉल्यूशन यानी एक्वस मीडियम में दिया है, उसका आपको बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब एक्वस मीडियम में आपका एमाइंस दिया है तो आपको क्या देखना है, मिथाइल है कि इथाइल, क्या है आपका इथाइल। इथाइल का मैंने ऑर्डर क्या लिखवाया था पहले वाले क्वेश्चन में, मैंने लिखवाया था यहाँ पे 2 डिग्री 3 डिग्री और लास्ट में था आपका 1 डिग्री ना। ये आपका था आप बेसिक स्ट्रेन किसका, इथाइल के लिए। तो गौर से देखो ये कौन सा वाला है, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगाया तो कौन सा एमाइंस होगा 1 डिग्री, नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन लगाया तो आपका 2 डिग्री होगा, नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं आपका 3 डिग्री होगा ना। तो सबसे ज़्यादा आपका बेसिक होगा 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कहाँ पे है, दूसरा वाला। सबसे अच्छा बेस होगा 2 वाला। 3 डिग्री कहाँ पे है, 3 डिग्री तीसरा वाला। और 1 डिग्री कहाँ पे है, 1 डिग्री कौन सा है, पहला वाला, आपका हो गया पहला वाला। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा 2 3 1, दूसरा वाला कंपाउंड, तीसरा वाला कंपाउंड, पहला वाला कंपाउंड। तो कौन सा ऑप्शन में है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यही वो ऑर्डर होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ज़्यादा से कम की तरफ, जो कि बेसिक स्ट्रेंथ दिखाता है एक्वस मीडियम में। जब आपका एमाइंस में क्या दिया, इथाइल दिया हो, क्या दिया आपका C2H5 दिया गया हो, तो आप 2 3 1 ऑर्डर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अब जो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो आपका असर्शन और रीजन का क्वेश्चन होगा ना। तो सबसे ज़्यादा असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आपके एमाइंस चैप्टर से ही आते हैं। आइए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। असर्शन में क्या दिया गया है, एनिलीन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। जो एनिलीन होता है वो अमोनिया से अच्छा बेस माना जाता है। कि यह बात सही है कि नहीं, ये बात बिल्कुल भी गलत है। असर्शन क्या है आपका, फॉल्स है। ऐसा क्यों होता है समझो। एनिलीन कैसे बनता है, बेंजीन के ऊपर अगर आप लगा देंगे NH2 तो ये हो जाता है एनिलीन। और अमोनिया कैसे बनता है, NH3। तो होता क्या है, देखो एनिलीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है रिंग के साथ रेजोनेंस में होता है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब रेजोनेंस में होता है तो उसकी बेसिसिटी घट जाती है। यहाँ रेजोनेंस नहीं है तो बेसिसिटी क्या है, कहीं ना कहीं सही है। तो एनिलीन जो होता है वो वीक बेस होता है, अमोनिया आपका अच्छा बेस होता है। तो इसमें उल्टा लिखा है, एनिलीन इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो असर्शन क्या हो गया, फॉल्स। रीजन में क्या लिखा है, द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर और नाइट्रोजन एटम इन एनिलीन बिकम लेस अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन ड्यू टू रेजोनेंस। सुनो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एनिलीन में जो आपका अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है नाइट्रोजन पे, यानी कि एनिलीन में जो नाइट्रोजन पे ये लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस में रहता है और वो दूसरे को डोनेट नहीं कर पाता। अभी मैंने बताया था जो एनिलीन का नाइट्रोजन होता है उसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में होता है, तो वही बात कर रहा है। तो रीजन क्या है आपका, ट्रू है। असर्शन है फॉल्स, रीजन है ट्रू। असर्शन है फॉल्स, रीजन है ट्रू। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। असर्शन, पैरानाइट्रोएनिलीन इज अ वीकर बेस देन पी टॉल्यूडीन। क्या ये बात सही है कि नहीं, आइए पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। पैरानाइट्रोएनिलीन कैसे बनेगा, देखो एनिलीन क्या होता है, बेंजीन पर अगर आप लगा देंगे NH2, बेंजीन पर NH2 लगा देंगे तो होगा एनिलीन। इसके पैरा पे क्या लगाना है, नाइट्रो, यानी कि इसके पैरा पे लगाना है NO2। ये आपका क्या है, पैरानाइट्रोएनिलीन। और पी टॉल्यूडीन कैसे बनता है, जब आप क्या करेंगे बेंजीन से यानी एनिलीन पे क्या लगा देंगे, एनिलीन के पैरा पोजीशन पे CH3 लगा देंगे तो हो जाएगा पी टॉल्यूडीन। ये आपका है क्या, पी नाइट्रोएनिलीन, ये आपका है पी टॉल्यूडीन। होता क्या समझो, इसमें जो NO2 है वो कौन सा इफेक्ट लगाता है, -R इफेक्ट। इसमें जो CH3 है वो कौन सा इफेक्ट लगाता है, +I इफेक्ट। तो -R क्या करता है, बेस को आप घटाता है, +I क्या करता है, बेस को बढ़ाता है। तो ये जो आपका पी नाइट्रोएनिलीन है ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी नाइट्रोएनिलीन जो है वीक बेस है इसके मुकाबले। तो जी हाँ बिल्कुल सही, ये बात क्या है, सही आंसर ट्रू। रीजन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग NO2 ग्रुप इन पी नाइट्रोएनिलीन मेक इट वीकर बेस। कह रहा है कि पी नाइट्रोएनिलीन में जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप NO2 होता है वो उसको वीक बेस बनाता है। तो ये बात क्या है, गलत है। ये बात क्या है आपका, गलत है। क्यों गलत है, कि जो NO2 ग्रुप होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि जो -R लगाता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना। और जो +I या +R होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो इस हिसाब से रीजन क्या है, फॉल्स है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। असर्शन में क्या कह रहा है, एलिफैटिक प्राइमरी अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थालामाइड सिंथेसिस। कह रहा है कि हम लोग जो एलिफैटिक प्राइमरी अमाइंस बनाते हैं गैब्रियल थालामाइड की मदद से। क्या ये बात सही है कि नहीं, एलिफैटिक प्राइमरी अमाइंस क्या होता है, वही RNH2 को हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन। तो सही बात है। अब जब गैब्रियल थालामाइड रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें लिखा गया साफ साफ कि इसमें हम लोग प्राइमरी अमाइंस बनाते हैं। यहाँ पे असर्शन क्या है, बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या दिया गया, अल्काइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ एनायन फाउंड बाय थैलिमाइड। कह रहा है कि जो आपका अल्काइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है, किसके साथ, जो थैलिमाइड बनता है उसके एनायन के साथ।
तो ये बात बिल्कुल सही है। इसमें जो अल्काइल हैलाइड होता है, अल्काइल हैलाइड बोल देते हैं आर बॉन्ड एक्स, ये जो अल्काइल हैलाइड होता है वो थैलीमाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है। और कौन सा टाइप का होता है? SN2 रिएक्शन। तो यानी कि रीज़न भी क्या है? ट्रू है। रीज़न भी क्या है आपका? ट्रू है। अब चूंकि ये SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन में प्राइमरी वाला रिएक्शन फास्ट देता है, तो रीज़न क्या होगा? इसका सही एक्सप्लेनेशन होगा। तो पहला ऑप्शन लगाएंगे कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो पहला ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। असर्शन में कह रहा है कि डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइंस आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एलिफेटिक अमाइन। कह रहा है कि एरोमेटिक अमाइंस का डाइजोनियम सॉल्ट ज़्यादा स्टेबल माना जाता है एलिफेटिक अमाइन के डाइजोनियम सॉल्ट के हिसाब से। सही बात है कि नहीं? पहले इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो आपका जो ये एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है? वही आपका बेंजीन पर अगर आप लगा देंगे N2+ Cl-, तो ये हो जाएगा आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइन। और एलिफेटिक अमाइन कैसे बनता है? RN2+ Cl- ना। तो ये क्या कर रहा है? जो आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है एरोमेटिक अमाइन का, ये ज़्यादा स्टेबल होता है किसके मुकाबले? एलिफेटिक अमाइन के मुकाबले। सही बात है, ये बात सही है। ये ज़्यादा स्टेबल होता है, वो वाला कम। तो असर्शन क्या है आपका? ट्रू है। रीज़न क्या दिया है? डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एलिफेटिक अमाइन शो रेजोनेंस। कह रहा है कि एलिफेटिक अमाइंस रेजोनेंस शो करता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो जी नहीं, ये रीज़न क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। होता क्या है आपका? एरोमेटिक अमाइंस जो होता है वो आपका रेजोनेंस में होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? एलिफेटिक अमाइन। कहता है कि ये रेजोनेंस में होता है, जो जी नहीं, रेजोनेंस में ये नहीं होता है बल्कि ये वाला होता है। तो असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है। असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। असर्शन में कह रहा है कि पी नाइट्रो एनिलीन इज अ वीकर बेस देन पी टोल्यूडीन। पी नाइट्रो एनिलीन जो होता है वो पी टोल्यूडीन से वीक बेस होता है। सही बात है कि नहीं? देखो पी नाइट्रो एनिलीन में जो NO2 ग्रुप होता है वो कौन सा इफेक्ट लगाता है? -R। और जो पी टोल्यूडीन में जो CH3 ग्रुप होता है वो क्या लगाता है? +I इफेक्ट लगाता है। ठीक है, तो जो आपका -R है क्या करता है? बेस को घटाता है, और +I क्या करता है? बेस को बढ़ाता है। घटाएगा तो वीक बेस होगा। सही बात है। असर्शन क्या है आपका? बिल्कुल ट्रू है। रीज़न क्या दिया है? द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप इन पी नाइट्रो एनिलीन मेक इट वीकर बेस। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि जो आपका पी नाइट्रो एनिलीन होता है उस पर जो NO2 होता है वो कौन सा इफेक्ट लगाता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। मैंने बताया था ना, -R वाला क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसी वजह से वो क्या होता है? वीक बेस होता है। तो असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज ट्रू, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और सब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। असर्शन में क्या कह रहा है? एनिलीन इज वीकर बेस देन साइक्लोहेक्सेन अमीन। जो एनिलीन होता है वो वीक बेस होता है साइक्लोहेक्सेन अमीन के हिसाब से। सही बात है कि एनिलीन में क्या होता है? देखो एनिलीन कैसे बनता है? बेंजीन के ऊपर अगर हम लगा देंगे क्या आपका NH2, ये हो जाता है आपका एनिलीन। एनिलीन में जो लोन पेयर होता है ये पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होता है। रेजोनेंस की वजह से इसकी जो बेसिक कैरेक्टर होता है क्या होता है? घट जाता है। यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं है तो इसका बेसिक कैरेक्टर अपना बना हुआ है। तो रेजोनेंस की वजह से जो एनिलीन होता है वो वीक बेस होता है इसके मुकाबले में। तो सही बात है। असर्शन क्या है आपका? ट्रू है। रीज़न क्या है? एनिलीन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। एनिलीन जो होता है रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज होता है, इस वजह से ये नहीं कर पाता। तो ये बात सही है। असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज ट्रू, रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। पहला वाला ऑप्शन सही होगा। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 का सेशन में कह रहा है अ मोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व्स रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपका जब हम लोग अल्काइल हैलाइड का अमोनोलिसिस कराते हैं तो किसके किसके बीच में होता है? अल्काइल हैलाइड और इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के इथेनॉलिक सॉल्यूशन और अल्काइल हैलाइड के बीच में जो रिएक्शन होता है उससे हम लोग अमोनोलिसिस करते हैं। तो सही बात है। असर्शन क्या है आपका? ट्रू है। क्या कह रहा है समझिए। देखो जो आपका अल्काइल हैलाइड होता है R बॉन्ड X, ये अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब NH3 के साथ कराएंगे तो क्या होता है आपका? ये बनता है R बॉन्ड NH2 + HCl बनता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस का मतलब क्या होता है? अल्काइल हैलाइड जो होता है वो अमोनिया के प्रेजेंस में अपने बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो अल्काइल हैलाइड अमोनिया के साथ अमोनोलिसिस करता है। तो सही बात है। असर्शन क्या है? ट्रू है। रीज़न क्या दिया गया? रीज़न देखते हैं। रीज़न में क्या दिया? अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड मेनली प्रोड्यूस सेकेंडरी अमाइन। कह रहा है कि जो आपका अल्काइल हैलाइड का अमोनोलिसिस कराते हैं वो क्या बनाता है? सेकेंडरी अमाइन। तो जी नहीं, सेकेंडरी अमाइंस नहीं बनाता बल्कि क्वार्टिनरी अमाइंस बनाता है। तो ये वाला रीज़न क्या हो गया आपका? फॉल्स है। असर्शन आपका ट्रू है, रीज़न आपका फॉल्स है, सी वाला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। असर्शन में क्या कर रहा है? एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जो एनिलीन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। सही बात है। एनिलीन जो है आपका वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, ये बात सही है। रीज़न क्या दिया है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कह रहा है जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो जी नहीं, जो फ्रीडल क्राफ्ट होता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना। तो इसमें दिया न्यूक्लियोफिलिक, तो रीज़न क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 36 असर्शन में क्या कह रहा है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। जो एनिलीन होता है वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, तो अभी कुछ देर पहले बताया था, असर्शन क्या है, ट्रू है। रीजन में क्या कह रहा है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही बात है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि इसमें क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है। तो रीज़न भी क्या है, ट्रू है। क्या इसका सही एक्सप्लेनेशन है, तो जी नहीं, सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी वाला लगाएंगे। बोथ असर्शन इज रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। अगर ये क्वेश्चन में दिया होता कि एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इसलिए नहीं देता क्योंकि जो एनिलीन होता है वो इसके कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कर लेगा, तब सही होता ना। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 असर्शन में कह रहा है, एनिलीन अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। कह रहा है एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन देता है, तो जी ने अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ के आया था कि एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, तो फॉल्स है। रीजन क्या कह रहा है, एनिलीन फॉर्म सॉल्ट विद AlCl3 द लेविस एसिड एंड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। कह रहा है कि जब एनिलीन जो है जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन अगर करेगा तो वो AlCl3 के साथ रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि AlCl3 क्या होता है, लेविस एसिड होता है, तो सही बात है। जो एनिलीन रिएक्शन करता है किसके साथ, आपका फ्रीडल-क्राफ्ट के साथ, तो उसे कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करता है। मैं रिएक्शन करके दिखा देता हूँ। देखो एनिलीन जो होता है बेंजीन पे NH2, इसका अगर हम लोग कराएंगे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, यानी इसका रिएक्शन कराएंगे आप CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो होता क्या है, जो एनिलीन होता है इसके AlCl3 के साथ रिएक्शन करके बना लेता है सॉल्ट। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 असर्शन में, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट इज स्टेबल एंड कैन बी इजीली स्टोर्ड। कह रहा है कि बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट जो होता है वो स्टेबल होता है और आसानी से स्टोर हो पाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इसको जल्दी स्टोर नहीं कर पाते हैं, इसलिए रीज़न क्या है आपका फॉल्स है, असर्शन आपका फॉल्स है। रीजन में क्या कर रहा है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड डिकम्पोज इजीली। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, जी हाँ ये बात बिल्कुल सही है। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 असर्शन में, मोनोब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन कैन बी कॉन्वीनियंटली डन बाई प्रोटेक्टिंग द अमीनो ग्रुप बाई एसिटाइलेशन। देखो जब एनिलीन का मोनोब्रोमिनेशन कराना हो, यानी एनिलीन पे जब एक ब्रोमीन का अटैक कराना हो, वो कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, बाय प्रोटेक्टिंग अमीनो ग्रुप बाय एसिटाइलेशन। जब हम लोग आपका एनिलीन के अमीन ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे एसिटाइलेशन की वजह से, तो हम मोनोब्रोमिनेशन करा सकते हैं। ये बात सही है, असर्शन क्या है, ट्रू है। तो क्या कहना चाहता है इसको मैं लिख के आपको रिएक्शन में समझा देता हूँ। देखो ये आपका क्या होता है, ये है आपका एनिलीन, ओके। अब एनिलीन का जब हम लोग ब्रोमिनेशन कराएंगे, यानी ब्रोमीन और वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो होता क्या है, एनिलीन का जो +R इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे जब Br+ इलेक्ट्रोफाइल बनता है, इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे लग जाता है, तो क्या बनाता है, जो बनाता है आपका NH2, यहाँ पे लग जाता है आपका Br और Br ना। यह कितने ब्रोमीन बन गए, 3 ब्रोमीन बन गए। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मोनोब्रोमिनेशन ना। अगर हम चाहते हो कि 3 ब्रोमीन के अलावा सिर्फ 1 ब्रोमीन लगाएं, तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, एसिटाइलेशन करना पड़ेगा। फिर एसिटाइलेशन क्या होता है वो भी देख लो। देखो जब आप NH2 का रिएक्शन कराएंगे इसके साथ एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन। इसमें क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन में माइनस आ जाता है, कार्बन पे प्लस। इसमें क्या होता है, NH2 का आप कुछ इस तरीके से लिख दीजिए, इस तरीके से लिखेंगे, NH2 आपको लिख दीजिए NH। तो इसमें से यहाँ से बॉन्ड टूटता है, नाइट्रोजन पे होता है आपका माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पे होता है प्लस चार्ज। नाइट्रोजन का माइनस और कार्बन का प्लस, ये दोनों लोग आपस में जुड़ते हैं, तो क्या बॉन्ड बनाता है, देखो आपको बनाना है बेंजीन। बेंजीन से कौन जुड़ा है, NH। अब इस नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ने वाला है, कार्बन, COCH3। अब हमने क्या कर दिया, जो यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा था, इसको हमने एसिटाइलेशन करके इसको क्या कर दिया है, प्रोटेक्ट कर दिया है। वही क्वेश्चन में कह रहा है आपके कि जब हम मोनोब्रोमिनेशन कराना होगा तो एनिलीन के अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं एसिटाइलेशन की वजह से। तो जी हाँ ये बात सही है। रीज़न क्या दिया है, एसिटाइलेशन डिक्रीजेज द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ अमीनो ग्रुप। कह रहा है एसिटाइलेशन करने के बाद जो अमीनो ग्रुप का एक्टिवेशन इफेक्ट होता है, यानी +R इफेक्ट होता है, वो क्या होता है आपका, घट जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। होता क्या है समझो, हमने बताया था जो अमीन होता है उसका +R इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है ना। तो जब हम लोग एसिटाइलेशन कराएंगे, एसिटाइलेशन की वजह से इसका जो +R इफेक्ट होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। क्योंकि इसका जो लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, एक बार कार्बन के पास रेजोनेंस में होता है, एक बार रिंग के साथ रेजोनेंस में होता है, दो जगह रेजोनेंस की होने की वजह से इसका +R इफेक्ट क्या होता है, घट जाता है। तो रीज़न भी क्या है, ट्रू है, और ये एक्सप्लेनेशन सही है। एक्सप्लेनेशन क्या है आपका, सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर ये रिएक्टिविटी नहीं घटेगी तो एक ब्रोमीन नहीं लग पाएगा, बल्कि तीनों लग जाएंगे, इस वजह से एक्सप्लेनेशन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि असर्शन में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेन 1 ऑल इज हायर देन डेट ऑफ ब्यूटेन 1 अमीन। कह रहा है कि ब्यूटेन 1 ऑल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ब्यूटेन 1 अमीन के साथ। देखो होता क्या है, जो आपका ब्यूटेन 1 ऑल है इसमें क्या पा जाता है, अल्कोहल। कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, अल्कोहल। अब ब्यूटेन 1 अमाइन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, अमाइन ना, अमाइन। अब होता क्या समझो, इसमें जो अल्कोहल का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और अमाइन में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है थोड़ा सा वीक होता है, थोड़ा सा वीक होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है ना, कि ब्यूटेन 1 ऑल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ब्यूटेन 1 अमीन के कंपेरिजन में, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है। रीज़न क्या दिया है, क्यों ऐसा होता है, रीज़न देखते हैं। बीइंग मोल पोलर ब्यूटेन 1 ऑल फॉर्म स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एज कम्पेयर टू ब्यूटेन 1 अमीन। वही चीज़ कह रहा है जो मैंने अभी बताया। कह रहा है कि ब्यूटेन 1 ऑल क्या बनाता है, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। मैंने बताया हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है इसके मुकाबले में, अमीन्स के मुकाबले में। तो रीज़न क्या है, ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 41 असर्शन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एसिटानिलाइड यानी जो कंपाउंड है उसका नाम दिया गया है, एक इज़ लेस बेसिक देन एनिलीन। ये जो कंपाउंड होता है वो एनिलीन यानी कि बेंजीन पर लगा दो NH2। कह रहा है कि जो आपका ये कंपाउंड है ये एनिलीन से कम बेसिक होता है। ये बात सही कि गलत है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये क्या है आपका असर्शन क्या है, ट्रू है। होता क्या है, इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है या रिंग के साथ भी रेजोनेंस में होता है और ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस में होता है। यहाँ रेजोनेंस दो बार हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस सिर्फ रिंग के साथ हो रहा है। रेजोनेंस यहाँ ज़्यादा हो रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने की वजह से क्या होता है, इसका बेसिसिटी लेस हो जाता है। तो एसिटानिलाइड इज लेस बेसिक देन एनिलीन। तो असर्शन क्या है, ट्रू है। रीजन क्या दिख रहा है, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन रिजल्ट इन डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन। वही कह रहा है कि इसमें जो आपका कंपाउंड बना है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा ही घट जाता है नाइट्रोजन पे रेजोनेंस की वजह से, है ना। तो रीज़न क्या है आपका, ट्रू है। तो पहला ऑप्शन लगाएंगे, असर्शन और रीज़न दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 असर्शन में क्या कह रहा है, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन गिव मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। जब हम लोग एनिलीन का एसिटाइलेशन कराएंगे तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा। तो असर्शन क्या है, ट्रू है। देखो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ा था वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। वही जो कह रहा था कि अमीन का अगर हम लोग एसिटाइलेशन कराएंगे ना तो ये कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड बनने की वजह से हमें क्या बनता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि बस एक ही प्रोडक्ट देखने को मिलता है। देखो अगर एसिटाइलेशन नहीं कराएंगे तो 3 ब्रोमीन जुड़ जाएगा। एसिटाइलेशन कराने के बाद सिर्फ एक ही ब्रोमीन जुड़ पाता है। तो वही आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि एसिटाइलेशन जब कराएंगे एनिलीन का वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड यानी कि एक ही प्रोडक्ट बनाएगा। तो वो बात सही है, असर्शन क्या है आपका, ट्रू है। रीजन क्या लिखा है, एक्टिवेशन इफेक्ट ऑफ NHCOCH3 ग्रुप इज मोर देन डेट ऑफ अमीनो ग्रुप। कह रहा है कि इसका जो एक्टिवेशन यानी कि +R इफेक्ट है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है अमीनो ग्रुप की वजह से। तो जी नहीं, इसका +R इफेक्ट क्या होता है उसके हिसाब से बहुत कम होता है। तो आपका रीज़न क्या हो गया, आपका फॉल्स हो गया। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, असर्शन ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपका C2H5 का ट्वाइस NH इज मोर बेसिक देन दिस इन एक्वा सॉल्यूशन ना। कह रहा है कि पहला वाला कंपाउंड ज़्यादा बेसिक है दूसरे के मुकाबले में जब मीडियम कैसा होगा, एक्वस होगा। तो देखो हमने बताया था जब आपका एमाइंस में इथाइल दिया होगा, क्या होगा, एमाइंस में इथाइल दिया होगा तो हम लोग कौन सा ऑर्डर लेके चलते हैं, हम लोग लेते हैं 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक, उससे कम 3 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। ये कौन सा आपका एमाइंस है, गौर से देखो। नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन लगाया तो आपका 2 डिग्री है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो आपका है आपका 3 डिग्री है ना। तो 2 डिग्री आपका ज़्यादा बेसिक होता है 3, 2 डिग्री ज़्यादा बेसिक होता है 3 के मुकाबले। तो यानी कि असर्शन क्या है, बिल्कुल सही है। असर्शन क्या है, ट्रू है। तो जब एक्वस मीडियम में 2 डिग्री ज़्यादा बेसिक होता है 3 डिग्री मुकाबले, बिल्कुल सही बात है। रीज़न क्या दिया है, रीज़न क्या दिया है, कह रहा है कि C2H5 ट्वाइस अमाइन यानी कि 2 डिग्री अमाइंस में स्टेरिक हिंडेंस ज़्यादा होता है और +I इफेक्ट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है 3 डिग्री अमाइन के हिसाब से। तो ये बात क्या है आपका, फॉल्स है। ये बात आपका फॉल्स है। होता क्या समझो, 3 डिग्री अमाइंस में स्टेरिक हिंडेंस ज़्यादा होता है और 3 डिग्री अमाइंस में +I इफेक्ट ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें उल्टा दिया है, कह रहा है कि 2 डिग्री में स्टेरिक हिंडेंस ज़्यादा होता है और +I इफेक्ट ज़्यादा होता है। जी नहीं, 3 डिग्री में +I ज़्यादा होता है। क्यों समझो, 3 डिग्री कैसे बनता है, जब नाइट्रोजन आपका 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा और 3 ग्रुप होगा, 3 ग्रुप होता है तो स्टेरिक हिंडेंस ज़्यादा होता है। अब 3 और जो R है वो +I इफेक्ट लगाता है। यहाँ 3 लोग +I इफेक्ट लगाते हैं आपके 3 डिग्री वाले में और 2 डिग्री वाले में बस 2 ही लोग लगाते हैं ना। तो इसका +I भी ज़्यादा होगा और स्टेरिक हिंडेंस भी ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि 2 डिग्री का ज़्यादा होता है। तो रीज़न फॉल्स, असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 44 असर्शन में कह रहा है कि अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड इज नॉट सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर प्राइमरी अमीन। कह रहा है कि हम लोग अल्काइल हैलाइड का अमोनोलिसिस कराते हैं तो ये अच्छा मेथड नहीं माना जाता है प्राइमरी अमीन बनाने के लिए। ये बात सही है कि नहीं? तो ये बात बिल्कुल सही है। होता क्या है समझो, जब हम लोग अल्काइल हैलाइड का अमोनोलिसिस कराएंगे यानी इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो होता क्या है, ये आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और क्वार्टिनरी अमाइंस बनाता है। मतलब ये अमाइंस का मिक्सचर बनाता है। हमें क्या यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हमें मिक्सचर ऑफ अमाइंस देखने को मिलता है, लेकिन ये क्या कह रहा है, हमें प्योर अमाइन देखने को नहीं मिलता। तो असर्शन क्या है आपका? ट्रू है। असर्शन क्या है आपका? ट्रू है। जब हम लोग अल्काइल हैलाइड का अमोनोलिसिस कराते हैं तो उसमें प्योर प्राइमरी अमीन नहीं मिल पाता। ये बात सही है क्योंकि इसमें मिक्सचर मिलता है। तो असर्शन ट्रू है। रीज़न क्या होता है? अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल आइडियल मेनली सेकेंडरी अमीन। क्या कह रहा है, जब हम लोग अल्काइल हैलाइड का अमोनोलिसिस कराते हैं वो सेकेंडरी अमीन्स मिलता है, तो जी नहीं, आपका तीनों अमाइंस देखने को मिलता है। तो रीज़न क्या है आपका? फॉल्स है। असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो अब तक 2023 और 24 में जितने सेट्स थे सब इतने ही क्वेश्चन आए गए हैं आपके अमीन्स चैप्टर से रिलेटेड। अगर कोई चीज़ ऐसा हो जो आपको समझ में सही से ना हो उसको कमेंट करिएगा, मैं उसका एक्सप्लेनेशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। ओके, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।